तो अब मैं अपने इस व्याख्यान के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक खंड में अ, भाषा और साहित्य के डिजिटाइजेशन और उससे जुड़ी हुई समस्याओं, जिसमें एथिक्स या नैतिक दायित्व बोध का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा करूंगा। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि पिछले खंड में अपनी बात मैंने यहाँ पर समाप्त की थी कि ये जो प्रिंट कल्चर है, छापे खाने की जो संस्कृति है, उसने साहित्य और ज्ञान की संस्कृति को किस प्रकार से रूपांतरित या प्रभावित किया। उसी क्रम में मैं 20वीं सदी के एक बड़े प्रसिद्ध जर्मन विद्वान हुए, जिनका नाम वाल्टर बेन्यामिन है, उनके एक लेख का उल्लेख करना चाहता हूँ। इसी के साथ अपने व्याख्यान की इस अंतिम सोपान का मैं सूत्रपात करूंगा। वाल्टर बेन्यामिन का जो लेख है, उस लेख का शीर्षक है, और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत चर्चित लेख है वो। उस लेख का नाम है आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। मैकेनिकल रिप्रोडक्शन के दौर में कला, अगर उसका हिंदी में कुछ काम चला हुआ अनुवाद किया जाए तो ये होगा। वाल्टर बेन्यामिन ने इस लेख में, बहुत गंभीर लेख है ये और बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुचर्चित लेख है, उसके इस लेख के दो सूत्रों का मैं यहाँ पर आपके सामने उल्लेख करूंगा। इस लेख के जो दो सूत्र और जिनका संबंध हमारे व्याख्यान से जुड़ता है, इसलिए उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक बात तो वाल्टर बेन्यामिन ने इस लेख में ये कही कि मैकेनिकल रिप्रोडक्शन क्या है कि किसी चीज को आप यांत्रिक रूप से उसकी बहुत सारी प्रतियां बना सकते हैं। जैसे प्रिंटिंग प्रेस के आने के साथ आप एक ग्रंथ की हजारों लाखों प्रतियां बना सकते हैं, वैसे ही किसी कलाकृति या पेंटिंग की भी आप हजारों लाखों प्रतियां बना सकते हैं। अब अगर आप मान लीजिए कि आपको ये मैकेनिकल रिप्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी जब तक नहीं थी, उससे पहले अगर आपको मान लीजिए मोनालिसा की तस्वीर देखनी है, तो फिर आपको पेरिस के उस संग्रहालय में जाना पड़ेगा जहां पर वो तस्वीर संरक्षित है। या पिकासो की आपको कोई पेंटिंग देखनी है तो उस संग्रहालय को खोजना पड़ेगा आपको जहां पर वो पेंटिंग है, तभी आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मैकेनिकल रिप्रोडक्शन के साथ ये हुआ कि वो मूल पेंटिंग, चित्रकला, वो चित्र कहीं भी हो, किसी भी संग्रहालय में हो, लेकिन मैकेनिकल रिप्रोडक्शन के द्वारा आप हूबहू वैसे ही लाखों चित्र बना सकते हैं, लाखों लोगों तक उसकी प्रतियां पहुंच सकती हैं। जैसे एक ही ग्रंथ की लाखों प्रतियां छप सकती हैं। तो चित्रकला का भी प्रिंटिंग प्रेस की तरह ही मैकेनिकल रिप्रोडक्शन होने की वजह से उसकी पहुंच बहुत बढ़ गई। उन लोगों तक वो पहुंच गई, वो कला, वो चित्र, वो पेंटिंग्स, जिनके लिए अन्यथा सोच पाना भी संभव था कि उस अमुक संग्रहालय में जाकर जहां वो उसकी मूल प्रति रखी हुई है वो देख सके उसको। तो एक तरह से मैकेनिकल रिप्रोडक्शन ने कलाकृतियों को, पेंटिंग्स को जन जन तक पहुंचा दिया। आम लोग भी उसको, उसके उस रूप को जो मैकेनिकल रिप्रोडक्शन की वजह से संभव था, देख सकते थे या खरीद सकते थे। मूल प्रति तो आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों मिलती है।
तो ये मैकेनिकल रिप्रोडक्शन की वजह से मूल कलाकृति की पहुंच जो है बहुत बढ़ गई। वो एक जगह की धरोहर के रूप में उसका जो पहले वजूद था वो उसको विस्तार मिल गया। तो ये जो विस्तार है या उसकी पहुंच का जो ये पहुंच का ये जो विस्तार है, ये जो खास चीज है जो वाल्टर बेंजामिन के अनुसार जैसे पुस्तकों के साथ हुआ प्रिंटिंग प्रेस के आने के साथ, वैसे ही पेंटिंग के साथ भी हुआ। इसके साथ वाल्टर बेंजामिन ने एक दूसरी बात का जिक्र किया है, वो ये है कि जब किसी पेंटिंग की मैकेनिकल रिप्रोडक्शन की वजह से लाखों प्रतियां बन गई और उसकी पहुंच और उस तक लोगों की पहुंच बढ़ गई, तो एक तरह से इसको भी आप लोकतांत्रिकरण की संज्ञा दे सकते हैं, जहां अब उसका दायरा किसी संग्रहालय तक सीमित नहीं रही। लेकिन इसका जो दूसरा जो परिणाम हुआ वो ये कि कलाकृति का जो पहले का जो प्रभा मंडल था, उसकी विलक्षणता और अद्वितीयता का जो बोध था कि वो अद्वितीय है, वो बोध क्षीण हो गया। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, ऑरा। तो एक कलाकृति है, वो विलक्षण है, अद्वितीय है और किसी वो संग्रहालय में, तो उसके साथ उसका एक प्रभा मंडल बनता है। लेकिन अगर उसकी लाखों प्रतियां बन जाए तो उसका लोकतांत्रिकरण तो हो जाता है, उसकी पहुंच व्यापक जन समुदाय तक हो जाती है, लेकिन उसका जो प्रभा मंडल है, उसका जो आरा है, उसका जो विलक्षण और अद्वितीय होने का जो भाव है, वो उस भाव का क्षरण होता है। तो एक तरह से इन दो बहुत मूलभूत और महत्वपूर्ण बातों का की ओर वाल्टर बेंजामिन ने अपने इस लेख में उल्लेख किया कि लोकतांत्रिकरण की कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। वो विलक्षणता का, अद्वितीय होने का जो बोध है, वो अगर पूरी तरह से नष्ट नहीं होता तो उसका क्षरण अवश्य हो जाता है जब आप उसकी लाखों प्रतियां मैकेनिकल रिप्रोडक्शन के टेक्नोलॉजी के माध्यम से बना देते हैं। तो ये बात हमें प्रिंटिंग प्रेस के आने के साथ, चाहे वो साहित्यिक ग्रंथ हो या ज्ञान के दूसरे अनुशासनों से संबद्ध ग्रंथ हो, उनकी बड़ी संख्या में उपलब्धता के संदर्भ में इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब ये सूझ वाल्टर बेंजामिन की बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे व्यापकता के साथ उसकी उसकी संख्या की दृष्टि से उसको बहुत बड़े पैमाने पर उसको प्रोड्यूस करने की सामर्थ्य आ जाने के साथ उसके विलक्षण होने का जो भाव है वो कैसे थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, उसका क्षरण होता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिस पर अलग से एक स्वतंत्र व्याख्यान के रूप में विस्तार से चर्चा करने की संभावना हमेशा बनी रहती है और आगे भी बनी रहेगी। लेकिन उसकी तरफ मैंने केवल संकेत किया, उसके विस्तार में जाना आज इस व्याख्यान के प्रसंग में न तो अभीष्ट है और न तो उसकी सार्थकता है। मुख्य चीज जो है वो है कि हम प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से किसी चीज की बहुत सारी प्रतियां तैयार कर सकते हैं। तो ये जो डिजिटाइजेशन है, डिजिटाइजेशन के बाद, डिजिटाइजेशन के साथ, बाद नहीं साथ है, ये जो बहुत सारी प्रतियां बनाने की जो सामर्थ्य आई थी, मैकेनिकल रिप्रोडक्शन की जो सामर्थ्य थी, उसमें डिजिटल रिप्रोडक्शन के साथ क्या बदलाव आया, ये मुख्य चीज है और इस पर हमें जरूर बहुत ध्यान से विचार करना चाहिए।
क्योंकि ये वाल्टर बेंजामिन का लेख उस 20वीं सदी के दूसरे दशक में लिखा गया लेख है, और आज हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में आ गए हैं, और मैकेनिकल रिप्रोडक्शन के बजाय आज हम डिजिटल रिप्रोडक्शन के दौर में पहुंच गए हैं। तो ये मैकेनिकल रिप्रोडक्शन से डिजिटल रिप्रोडक्शन किस रूप में भिन्न है, उसका क्या वैशिष्ट्य है, इसको समझना जरूरी है। और यही खास चीज है जो इस व्याख्यान के अभी तक के जो बिखरे हुए सूत्र हैं उनको परस्पर इसी के सहारे हम जोड़ सकते हैं या संबद्ध कर सकते हैं। आप सभी को स्मरण होगा कि अभी कुछ दशकों पहले तक आप कैमरे का इस्तेमाल करते थे तो उसमें एक रील होती थी। रील को फिर धुलाई के लिए दिया जाता था और उससे फिर वो चित्र निकल कर आता था जिसको आप फोटो कहते थे। तो बिना रील के कैमरा नहीं चलता था। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, मैंने भी इस्तेमाल किया है, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया होगा वो कैमरा जिसमें रील होती थी। आपको ये भी याद होगा कि वो एक ऐसा टेप रिकॉर्ड होता था, टेप रिकॉर्डर होता था जिसमें कैसेट लगता था। कैसेट में भी एक पतली रील होती थी। उस रील पर जो कुछ आप रिकॉर्ड करते थे, जो पहले से रिकॉर्ड हुआ होता था, वो रील चलती थी, इसलिए आपको सुनाई पड़ता था। मेरा ख्याल है कि ध्यान हो गई। इसी तरह से जो फिल्म होती थी, फिल्में जो दिखाई जाती थी सिनेमा घरों में, उसकी भी रील होती थी। और कितनी रील बनी है उस फिल्म की, अगर मान लीजिए 30 रील बनी तो 30 सिनेमा घरों में ही वो दिखाया जा सकता है। अगर आप सिनेमा के पुराने चित्र देखिए सिनेमा संबंधित, तो उसमें आपको रील दिखाई पड़ती है जो पीछे से वो चलती थी और प्रोजेक्टर के द्वारा वो पर्दे पर उसका चित्र बनता था। तो वो चित्र तभी बनता था जब वो रील हो, और वो रील आप कितनी संख्या में बनाई गई है उसी हिसाब से ये तय होता था कि कितने सिनेमा घरों में एक साथ उसको दिखाया जा सकता है, उसकी सीमा थी। और इसीलिए एक सिनेमा घर से जब वो फिल्म उतरती थी तो फिर दूसरे सिनेमा घर में वो रील जाती थी और वहां पर उसको दिखाना संभव होता था। अगर आप वो कैसेट और टेप रिकॉर्ड की बात पर वापस आए तो ये बात भी आपको ध्यान होगी कि फिर टेप रिकॉर्ड के बाद फिर सीडी आती है कि सीडी पर आप रिकॉर्ड करते थे, लेकिन वहां भी कोई एक चीज है जिस पर आप रिकॉर्ड करते हैं, सीडी जिसे आप कहते हैं। लेकिन जो फिर तीसरा जो दौर आता है जिसमें आपको इस तरह की कोई चीज नहीं चाहिए, कोई रील नहीं चाहिए, कोई सीडी नहीं चाहिए, और फिर भी वो रिकॉर्ड हो जाता है। अब आपको आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कैमरे में कोई रील नहीं होती है, आपका जो रिकॉर्डर है उस रिकॉर्डर में कोई रील नहीं होती है। आपका जो सिनेमा है, सिनेमा कोई बनता है तो उसकी अब रील नहीं बनती है। ये डिजिटल रिकॉर्डिंग है जिसमें इस तरह की किसी धातु या रील की जरूरत नहीं है जिस पर आप उसको रिकॉर्ड करें। और अगर ऐसी कोई जरूरत होगी तो स्वाभाविक है कि उसकी संख्या तय होगी कि भाई इतनी पुस्तकें आपने छापी या इस फिल्म की इतनी रील आपने बनाई। तो वो जो रील है वो निर्धारित करेगी कि उसकी कितनी संख्या होगी, और उससे ज्यादा आप उसको आपको बढ़ाना है तो फिर उसका फिर नए सिरे से उसका रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा कि अगर एक संस्करण पुस्तक का छप गया, समाप्त हो गया, तो फिर उसका एक नया संस्करण छापना पड़ेगा, तब वो लोगों तक पहुंचेगी। ये जो स्थिति है, ये स्थिति मैकेनिकल रिप्रोडक्शन की है, ये स्थिति प्रिंट कल्चर की है, छापे खाने की कल्चर की है, जहां पर चाहे आप
पुस्तकें तो बड़ी संख्या में छाप सकते हैं, लेकिन उनका जो सर्कुलेशन है वो उसकी एक संख्या होगी कि इतने लोगों तक ही वो पुस्तक पहुंचेगी जितनी पुस्तकें आपने छापी। जैसा कि मैंने कहा कि अगर वो बिक गई तो फिर आपको नया संस्करण प्रकाशित करना होगा। तो ये बात न सिर्फ पुस्तकों पर लागू होती है, ये बात रिकॉर्डिंग पर भी लागू होती है, ये बात फिल्म पर भी लागू होती है, और ये इस प्रकार के किसी भी माध्यम पर लागू होती है जहाँ पर किसी वस्तु या किसी धातु का या किसी इसी तरह की किसी चीज का आप इस्तेमाल कर कागज का आप इस्तेमाल करते हैं, उसको उसके मैकेनिकल रिप्रोडक्शन के। डिजिटल रिप्रोडक्शन क्या है, और वो प्रिंट या मैकेनिकल रिप्रोडक्शन से किस रूप में भिन्न है? मेरा ख्याल है कि ये बात अब हम आप में से ज्यादातर लोगों के समझ में आ गई होगी कि डिजिटल रिप्रोडक्शन वो स्थिति है टेक्नोलॉजी के विकास की जहां अब आपको किसी प्रकार की धातु या वस्तु की आवश्यकता नहीं है उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए। अब आप जानते हैं कि फिल्में डिजिटली रिकॉर्ड होती हैं। अब आप जानते हैं कि हम जो कुछ भी बोलते हैं या जो गीत सुनते हैं वो डिजिटली रिकॉर्ड होता है। आप ये भी जानते हैं कि जो हम कैमरे से तस्वीर खींचते हैं, चाहे मोबाइल फोन से वो हो या वैसे अलग से स्वतंत्र कैमरा हो, उसमें वो तस्वीर डिजिटली रिकॉर्ड होती है। उसके लिए कोई कागज या कोई धातु या इस तरह की वस्तु की आवश्यकता नहीं होती जो प्रिंट कल्चर के साथ जिसका आविर्भाव हुआ था बड़े पैमाने पर, और जिसको हम मैकेनिकल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो मैकेनिकल रिप्रोडक्शन से ये आगे की अवस्था है, गुणात्मक रूप से ज्यादा भिन्न और ज्यादा ज्यादा विस्तार देने वाली अवस्था है जिसको हम डिजिटाइजेशन कहते हैं। अब ये अगर आप इसको, जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग माध्यमों के क्षेत्रों में भी इसको आप लागू करके देख सकते हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग की बात हो, चाहे वो फिल्म की बात हो, चाहे वो कैमरे की बात हो, और उसको आप सिर्फ पुस्तकों के संदर्भ में भी सीमित करके उससे उसके प्रसंग में भी रखकर इस पूरे संदर्भ को समझ सकते हैं या उसकी व्याख्या कर सकते हैं या उससे क्या प्रभाव आया इसकी चर्चा कर सकते हैं। आपने सुना होगा, और ये चीज अब कोई पुरानी हो चुकी नई नहीं रही, कि अब पुस्तकों के ई एडिशंस भी आते हैं, ई वर्जन्स या ई एडिशंस। जो ई एडिशंस हैं उनको आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, या कहीं कहीं उसको आप ऑनलाइन पढ़ने के साथ साथ ये भी सुविधा होती है कि उसको आप प्रिंट कर सकें, उसको आप छाप लें, जो है उसको आप कागज पर उतार लें, ये भी संभव है। दूसरी चीज ये भी है कि, और जो बहुत महत्वपूर्ण है डिजिटाइजेशन के संदर्भ में, कि वो पुस्तकें जो पहले से छप चुकी हैं, जो पहले उनको पढ़ने के लिए आवश्यक था कि वो पुस्तक आपको मिल जाए, अगर बाजार में उपलब्ध है तो आप उसको खरीद लें, अगर आप खरीद सकते हैं, आपके पास सामर्थ्य है, पैसा है तो, या फिर वो पुस्तकालय आपके समीप हो जहां जाकर के आप उसे पढ़ सकें, क्योंकि वो पुस्तक है, वो कागज पर छपी हुई पुस्तक है, और उसको आप तभी पढ़ सकते हैं जब वो उपलब्ध हो, जिसको आज आप हार्ड कॉपी कहते हैं। तो पुस्तक की हार्ड कॉपी अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको नहीं पढ़ सकते। इसीलिए देखिए आप कि एक लंबे समय तक वो ज्ञान के केंद्र या विश्वविद्यालय या वहाँ के लोग सबसे आगे होते थे जहाँ दुनिया भर की प्रसिद्ध पुस्तकें और पत्रिकाएं सुलभ होती थी।
इसीलिए याद कीजिए कि एक लंबे समय तक हमारे यहाँ सबसे बड़े विद्वान महानगरों में पाए जाते थे। दिल्ली, कलकत्ता या इस तरह के जो महानगर हैं वहीं पर सबसे श्रेष्ठ और अप टू डेट विद्वान होते थे, या जो इस प्रकार के विद्वान बनना चाहते थे वो किसी तरह से वहां पर जाते थे, वहां रहने लगते थे या वहां उपलब्ध पुस्तकों और पत्रिकाओं का अध्ययन करते थे, इस प्रकार अपने ज्ञान को समृद्ध करते थे। ये इसलिए होता था क्योंकि ये पुस्तकें कुछ ही जगहों तक पहुंचती थी। इस प्रकार की पत्रिकाएं की पहुंच बहुत व्यापक नहीं थी, और इसलिए उन क्षेत्रों या शहरों में रहने वाले लोग, चाहे वो विद्वान हो या विद्यार्थी हो, वो इन पुस्तकों को नहीं पढ़ पाते थे जो इस प्रकार के महानगरों के केंद्र से दूर होते थे। ये अगर वो बहुत ही महत्वाकांक्षी होते थे और उनके पास संसाधन होते थे तो फिर वो वहां जाकर, इन महानगरों में जाकर उन पुस्तकालयों से इन पुस्तकों को या पत्रिकाओं को पढ़ते थे। तो ये जब तक मैकेनिकल रिप्रोडक्शन होता था, कागज पर जब तक किताबें सुलभ होती थी या पत्रिकाएं सुलभ होती थी, तब तक ये उसकी सीमा थी कि वो किताब जब तक आपको नहीं मिलती या पत्रिका आप तक नहीं पहुंचती, तब तक आप उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते थे। और डिजिटाइजेशन के साथ 21वीं सदी में ये चीज बहुत बड़े पैमाने पर घटित हो रही है आज, कि वो पुस्तकें भी या वो पत्रिकाएं भी जो आपके की जगह पर, अगर मान लीजिए किसी छोटे शहर या कस्बे में आप रहते हैं तो वहां वो सुलभ नहीं है, वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन वो पुस्तक भी अगर उसको डिजिटाइज कर दिया जाए, उसको स्कैन कर अपलोड कर दिया जाए, उसका डिजिटाइजेशन हो जाए, तो वो पुस्तक या पत्रिका वो व्यक्ति भी पढ़ सकता है जो किसी छोटी जगह पर, छोटे कस्बे में, छोटे शहर में या गांव में है, लेकिन उसके यहाँ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। तो इंटरनेट, कंप्यूटर और इंटरनेट के आने के साथ डिजिटाइजेशन की ये सुविधा संभव हो गई है, जहां हम केवल उसकी हार्ड कॉपी की जो बंदिश थी या सीमा थी, उससे हम बाहर आगे निकल गए। डिजिटाइजेशन की वजह से वो चीजें, वो पुस्तकें और ग्रंथ और पत्रिकाएं कहीं भी पहुंच सकती हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। उसको आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और कई बार उसका उसका आप प्रिंट आउट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत सारे पुराने ग्रंथ जो आज मुश्किल से किसी पुस्तकालय में मिलते हैं, वो आज हमें डिजिटाइज होकर हमारे लिए सुलभ हो गए हैं। उनको हम कहीं से भी खोज सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप लोगों को स्मरण होगा कि DLI जिसको कहा जाता था पहले, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, और जिसका अब नाम बदल कर हो गया है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में लाखों करोड़ों पुस्तकें, पुरानी पुस्तकें, जिनको अन्यथा खोज पाना मुश्किल था कि किस पुस्तकालय में कहाँ पर वो होंगी भी कि नहीं होंगी, वो बहुत सारे पुराने दुर्लभ ग्रंथ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में सहज सुलभ है। उनका ऐप भी अब आ गया है, और उसको कोई भी व्यक्ति, कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति जिसके पास इंटरनेट की सुविधा है, उनको वो खोज सकता है, पढ़ सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे इस तरह की साइट्स हैं जो ई पुस्तकालय हैं, और बहुत सारे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी है, इंटरनेट लाइब्रेरी, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे इस तरह के इंटरनेट के द्वारा मुहैया कराए गए स्रोत हैं
जहां आपको इस तरह की पुस्तकें, भारत की पुस्तकें और भारत के बाहर की पुस्तकें, आपको उसका डिजिटल रूप आपको मिल जाता है। और जिसको, जैसा कि मैंने कहा, कि आप उसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो ये नाना प्रकार की, इस प्रकार की सुविधाएं आज बहुत आसानी से सुलभ है। जैसे उसमें से एक और मैं जोड़ दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, कि नागरिक उच्चारणी सभा के द्वारा जो प्रकाशित अ, हिंदी शब्द सागर है, पूरा बृहत, वो जो 14 खंडों वाला हिंदी शब्द सागर है, वो भी आज अगर कोई चाहे तो ऑनलाइन उसको पा सकता है, सर्च कर सकता है। अमेरिका के विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय ने उसको ऑनलाइन उपलब्ध कर दिया है। तो शिकागो विश्वविद्यालय और हिंदी शब्द सागर आप टाइप करें तो वो पूरा का पूरा 14 खंडों का जो पूरा बृहद कोश है वो आपको उपलब्ध हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, और जिनसे मुझसे ज्यादा नई पीढ़ी के लोग उससे वाकिफ हैं और उसका उपयोग करते हैं। तमाम विश्वविद्यालयों के द्वारा भी ऑनलाइन रिसोर्सेस वहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों को मुफ्त आजकल उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जहाँ इस तरह के ग्रंथों को, पत्रिकाओं को, नए ग्रंथों को भी और पुरानी पत्रिकाओं को भी बिना कुछ शुल्क दिए आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ ऐसे साइट्स भी हैं जहाँ पर आप कुछ पेमेंट करके उन ग्रंथों को या उन पत्रिकाओं को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह, कहने का मतलब ये कि इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं आज हमें उपलब्ध हैं, जो प्रिंट संस्कृत के द्वारा उपलब्ध कराई गई ज्ञान की लोकतांत्रिकरण की जो सीमा थी, उसको और भी ज्यादा विस्तार देगी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो लोकतांत्रिकरण की वो प्रक्रिया और भी ज्यादा व्यापक हुई है, घनीभूत हुई है, उसको और भी विस्तार मिला है डिजिटाइजेशन के द्वारा। वो और ज्यादा सहज हो गई हैं, वो ज्यादा सुगम हो गई हैं, और उन तक एक और ज्यादा बृहत्तर जन समुदाय की पहुंच संभव हो गई है, जिसकी, जहाँ प्रिंट संस्कृत के द्वारा भी जहाँ वो जो सीमा थी, उस सीमा को भी एक तरह से डिजिटल संस्कृत ने, डिजिटाइजेशन ने उस सीमा को भी तोड़ दिया है, उसको और भी ज्यादा विस्तार दे दिया है। इस तरह से 20वीं सदी के, 21वीं सदी के प्रारंभ से मानव सभ्यता की सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास यात्रा में एक ये जो नया पड़ाव आया है, नया दौर आरंभ हुआ है, जिसको आप सूत्र रूप में मैं कहूँ तो डिजिटल एज कह सकते हैं, डिजिटल एज की संस्कृति कह सकते हैं, जिसने प्रिंट कल्चर के दौर को पीछे छोड़ दिया है। उससे आगे की ये चीज है, उससे आगे का विकास है। और इसीलिए आप देखते हैं कि प्रिंट कल्चर में छपे हुए शब्दों का, कागज पर छपे हुए शब्दों का जो महत्व था, वो महत्व इस डिजिटल एज में, इंटरनेट के दौर में, वो महत्व अब वैसा महत्व नहीं रहा। ये नहीं है कि महत्व उसका समाप्त हो गया है, लेकिन उसकी केंद्रीयता अवश्य अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्योंकि हम अब डिजिटल रिप्रोडक्शन के एक नए दौर में पहुंच गए हैं। तो जैसे 19वीं और 20वीं सदियां हमारे यहाँ प्रिंट कल्चर की केंद्रीयता वाली सदियां थी, वैसे ही अब 21वीं सदी डिजिटल कल्चर की केंद्रीयता वाली सदी है, और अभी तो इसकी शुरुआत है। आप अनुमान कर सकते हैं कि ये डिजिटल संस्कृति का ये जो दौर 21वीं सदी में शुरू हुआ है, ये आगे चल करके और क्या क्या रूप लेगा और इसका और किस तरह से विस्तार होगा, उसमें से सिर्फ उसके एक आयाम की चर्चा कर
मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करूंगा, क्योंकि वो जो समय सीमा थी 1.5 घंटे की, वो मैंने छू ली है। इसलिए उसको ज़्यादा लंबा करने से फिर व्याख्यान 1.5 घंटे की समय सीमा से बहुत आगे निकल जाएगा। वो ये है, डिजिटाइजेशन के साथ, डिजिटल एज के इस दौर में इंटरनेट के साथ ही ये सारी चीज़ें संभव हुई है, ये तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंटरनेट के साथ एक और चीज़ शुरू हुई जिसका उल्लेख करना इस प्रसंग में ज़रूरी है। वो ये है कि आज अब आप सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें आप पूरे के पूरे उपन्यास और कहानियां सुन सकते हैं। अगर पढ़ने में आपको थकान होती है या लेट कर आराम से आप चाहते हैं कि बिना आंखों को ज़्यादा तकलीफ दिए आप सुने, तो आप पूरा का पूरा उपन्यास सुन सकते हैं। आप इंटरनेट पर देखिए कि बहुत सारे समाचारों के साथ ये विकल्प रहता है कि आप चाहें तो उसे पढ़ें और चाहे तो उसको सुने। तो ये डिजिटाइजेशन के इस दौर में चीज़ों को, शब्दों को पढ़ने के अलावा सुनने का एक नया विकल्प संभव हो गया है। ये पूरी की पूरी पुस्तक आप सुन सकते हैं, जिसके लिए पहले आंखों को तकलीफ देने की ज़रूरत होती थी। अब आंखों को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कानों से सुन करके भी उस ज्ञान को आप आत्मसात कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप विचार करें तो, और यही नहीं, इस इंटरनेट पर आधारित इस डिजिटल रिप्रोडक्शन के इस दौर में बहुत सारी चीज़ों को वाचिक रूप से पुनः प्रतिष्ठा देती है। आपको याद होगा कि मैंने अपने इस व्याख्यान के प्रारंभ में एक ओरल या वाचिक संस्कृत की बात की थी, जहाँ पर आदान प्रदान का स्वरूप वाचिक होता था। सुन करके हम ज्ञान ग्रहण करते थे और दूसरे को सुना करके उस ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाते थे। लेकिन प्रिंट संस्कृति में वाचिकता का महत्व जो है घट गया, क्योंकि छपी हुई चीज ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। इस डिजिटल रिप्रोडक्शन के इस दौर में इंटरनेट की कृपा से आप देखिए कि आज हम जितना पढ़ते हैं उससे कहीं ज्यादा संभवतः सुनते हैं। तमाम समाचार माध्यमों के जो चैनल्स हैं वो हम सुनते हैं, और अब तो जो पब्लिक मीडिया के बहुत सारे माध्यम है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, या और इस तरह के जो दूसरे माध्यम हैं, वहां पर तमाम तरह की चर्चाएं, व्याख्यान हम सुनते हैं। और उनमें कई में ये सुविधा भी है कि वहां पर आप, जैसे कि व्याख्यानों में है कि आप दूसरे से संवाद भी तत्काल कर सकते हैं। जो सुनने वाला है वो आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है, आपके व्याख्यान पर टिप्पणी भी कर सकता है। ये पहले संभव नहीं था। पहले का जो संवाद था वो प्रायः एक तरफा था, जिसमें आप अपनी बात को सुना तो सकते थे, लेकिन सुनने वाला लौटकर कोई उस पर टीका टिप्पणी या प्रश्न नहीं पूछ सकता था। इंटरनेट के इस डिजिटल दौर में ये संभव हो गया है, जिसमें से ये माध्यम भी एक है जिसमें हम लोग अपना ये व्याख्यान रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कोई बोले और दूसरा उससे प्रश्न भी करे या उस पर टिप्पणी भी करे। तो कहने का मतलब ये, अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा विस्तार न दूं, कि इंटरनेट के आने के और उसके विस्तार के साथ अगर प्रिंट का डिजिटाइजेशन संभव है, उसको आप पुस्तक को एक उसका ई संस्करण या डिजिटाइज्ड वर्जन तैयार कर सकते हैं, उसको कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं भी कोई उसको देख सकता है, फिर चाहे तो उसका फिर एक हार्ड कॉपी में उसका प्रिंट आउट भी ले सकता है। वैसे ही बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ज्ञान आप
के लिए आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, सुन करके भी आप बहुत सारा ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और दूसरे माध्यमों से भी। तो एक तरह से प्रिंट कल्चर में जो छपे हुए शब्दों की जो केंद्रीयता थी, सुनने की इस सुविधा के आने के साथ उसकी केंद्रीयता भी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। और एक पश्चिमी विद्वान है वाल्टर जे ऑंग, उन्होंने तो एक पूरी की पूरी पुस्तक लिख दी है जिसका नाम ही उन्होंने रखा है सेकंड ओरलिटी, दूसरी वाचिकता। वो ये कहते हैं कि इस पुस्तक में कि एक स्तर पर वाचिक संस्कृति की इस डिजिटल इंटरनेट पर आधारित इस डिजिटल एज में वापसी हुई है। हूबहू वैसी तो नहीं, लेकिन इंटरनेट के मंच पर एक नए तरह की चौपाल सज रही है, जहां पर बहुत कुछ सुना जाता है, बहस होती है, वाद विवाद होता है, जहां जो चाहे वो अपनी बात अपने ढंग से कह सकता है और दूसरा उसके साथ संवाद कर सकता है। इसीलिए देखिए कि बहुत सारी आवाज़ें जो प्रिंट कल्चर के दौरान दब गई थी या जिनकी अनसुनी कर दी गई थी, वो आवाज़ें भी इस डिजिटल कल्चर के दौरान सुनाई पड़ रही। बहुत सारी क्षेत्रीय आंचलिक आंचलिक आवाज़ें, आंचलिक संस्कृत के तमाम रूप, वो क्षेत्रीय बोलियों के तमाम रूप और उनमें की उसमें रचा जाने वाला साहित्य, लोकगीत और उसके विभिन्न प्रकार, वो आपको सुनाई पड़ रहे हैं। और उनके पाठक हैं, उनके श्रोता हैं जो उसको सुनते हैं, पसंद करते हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो वो आवाज़ें या स्थानीय लोक संस्कृति या बोलियों पर आधारित जो क्षेत्रीय संस्कृति के रूप हैं, उनको डिजिटल संस्कृति में एक नया स्पेस दिया है, उनको एक अवसर मिला है जहां वो मुखर हो रही हैं अनेक रूपों में। क्षेत्रीय स्थानीय बोलियां, संस्कृतियां, लोक साहित्य और लोक परंपराओं के रूप आज हमें सुनाई पड़ते हैं, उनको हम सुन सकते हैं और उसमें अपनी भागीदारी भी कर सकते हैं, जो प्रिंट कल्चर की केंद्रीयता के दौर में संभव नहीं थी। तो इसलिए अगर मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करने के पहले इस व्याख्यान को की चर्चा को सूत्रबद्ध करूं, तो कह सकता हूं कि डिजिटाइजेशन के साथ, भाषा और साहित्य के डिजिटाइजेशन के साथ जो इंटरनेट के आने की वजह से संभव हुआ, प्रिंट संस्कृति की जो केंद्रीयता थी और उसका जो महत्व था, वो भी अब पहले जैसा नहीं रहा। एक नई चीज आ रही, इसीलिए तमाम साहित्य, तमाम कविताएं, तमाम उपन्यास, तमाम कहानियां हम सुनते हैं। तो सुनने का अपना एक सौंदर्य है, सुनने का अपना एक प्रभाव है, सुनने का सुनने की एक संस्कृति है जो पढ़ने की संस्कृति से तुलनात्मक रूप से भिन्न है। तो सुनने की संस्कृति का ये जो नया रूप आज सामने आ रहा है, वो साहित्य, संस्कृति और ज्ञान की उस अवधारणा को भी कहीं ना कहीं संशोधित कर रहा है, उसको समृद्ध कर रहा है या उसमें कुछ नया योगदान कर रहा है, जिसका संबंध उस संस्कृति से था जिसमें छपा हुआ ज्ञान ही या छपा हुआ साहित्य ही सब कुछ होता था। तो एक तरह से अब मैं इसको अंत में कहूँ तो प्रिंट संस्कृति से
आगे का दौर अब आरंभ हुआ है, जिसमें डिजिटाइजेशन और ओरलाइजेशन, यानी उसका प्रिंट संस्कृति का एक डिजिटल पुनर्रिप्रोडक्शन, और प्रिंट संस्कृति में जो चीजें केवल छपी हुई थी, छपी हुई ज्ञान की जो संस्कृति थी, वो कैसे अब, ये नहीं कि छपी हुई संस्कृति का पूरी तरह से निषेध हो गया है, लेकिन उसमें एक नई चीज जुड़ गई कि बहुत कुछ साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा भी आ रहा है जो छपा हुआ नहीं है, जो प्रिंटेड नहीं है, जो वाचिक है, जो वाणी के द्वारा मुखर हुआ है। तो ये एक नया दौर है, और उसकी जो नैतिक दायित्व हैं, इसकी जो नैतिक मर्यादाएं हैं, वो एक नए प्रकार के अनुशासन और संयम की मांग करती हैं। उसमें इस बहुत सारे खतरे भी हैं, बहुत कुछ ऐसा भी आ रहा है जो त्याज्य है, जो गर्हित है, जिसको किसी भी तरह से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, और उसको लेकर इसीलिए कई प्रकार की आशंकाएं थी। लेकिन याद रखिए कि इस प्रकार की आशंकाएं प्रिंट संस्कृति की जब शुरुआत हुई थी तो उस समय भी प्रकट की गई थी। अब ये सही है कि वो आशंकाएं निर्मूल नहीं है, लेकिन ये भी सही है प्रिंट संस्कृति ने बहुत कुछ ऐसा भी हमें दिया जो उसके बिना संभव नहीं था। तो अगर ये बात प्रिंट संस्कृति के लिए सही है, तो फिर ये डिजिटल इंटरनेट कल्चर के लिए भी सही है कि इसके साथ हमारे ज्ञान का, हमारे साहित्य का, हमारे संस्कृति का विस्तार हुआ है, उसका लोकतांत्रिकरण हुआ है। लेकिन ये बात भी सही है कि उसके साथ कुछ ऐसा भी आया है, आ रहा है, जो अच्छा नहीं है। लेकिन उसकी चिंता में जो श्रेष्ठ नहीं है, जो अच्छा नहीं है, जो गर्हित है, उसको कैसे संभाला जाए, उसको कैसे रोका जाए, वो चिंता हमें जरूर करनी चाहिए। लेकिन उस चिंता की फिक्र में हम इस साहित्य और ज्ञान की के लोकतांत्रिकरण की जो नई संभावना हमारे सामने उपस्थित हुई है डिजिटाइजेशन के द्वारा, इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पर, उस संभावना से तो हम मुख नहीं मोड़ सकते। उसे तो, उस संभावना को तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और स्वीकार ही नहीं करना पड़ेगा, उस संभावना का यथासंभव हमें लाभ भी उठाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसी के साथ मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करूं, और